हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। ठीक है, जैसा कि हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए सामाजिक विज्ञान क्लास कर रहे हैं, तो आज की जो है क्लास नंबर 4 है। और इससे पहले जो है 3 क्लास आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ढंग से कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि आपको जो है एक ही साथ, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, अति लघुतरीय हो या लघुतरीय हो, तीनों फॉर्मेट में साथ साथ फायदा हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई बीटीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई है, इनके पूछने का मतलब यही है। 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946 या 24 सितंबर 1948। जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देखिए, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ ऐसे पढ़ें कि अन्य एग्जाम में भी फायदा हो। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अन्य एग्जाम भी देने हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्या हुई, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का अधिकार पत्र पर 40 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। ठीक है, शुरू में इसके कितने सदस्य देश थे? तो 40 देश थे। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आज़ादी से पहले ही, अपने देश की आज़ादी से पहले हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर कर आए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। देखिए, युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, चाहे वो शक्तिशाली ही क्यों ना हो। जो जन धन की हानि हुई थी, इसमें चाहे विजेता हो और चाहे जो हारा हो, सबको नुकसान हुआ था। ठीक है, और ये फिर से ऐसा युद्ध न हो, उसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत राष्ट्र थे। ठीक है, कहने का मतलब कि जो विजेता थे, उन्होंने ही मिलकर इसको मुख्य रूप से संरचना दिया था, स्थापना का जो है नींव डाली थी। उसमें कौन था? अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था और यूनाइटेड किंगडम था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन से अनुच्छेद में होता है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार किसी न किसी रूप में कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में है, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में। तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन की अनुच्छेद 21 में जो है क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी क्या है, दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? इस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। ठीक है, तो मनमानी कार्यकारी के विरुद्ध जो सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। अगर कोई विधानमंडल के खिलाफ काम करता है तो उसमें जो है ये अनुच्छेद लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, बीटीसी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सब जानते हैं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि एवरेस्ट जो है हिमालय का क्या है? सर्वोच्च जो है चोटी है
और एक और बात है, ये हिमालय का नहीं पूरे विश्व का क्या है, सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, क्या है, पूरे विश्व स्तर पे जो है ये सर्वोच्च चोटी है। हिमालय कहाँ पे है, तो इंडिया के नक्शा में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है इंडिया का जो भी फिजिकल ज्योग्राफी का जो नक्शा है वो है। ठीक है, तो ये जितना अभी आप देख सकते हैं ये सब, ये रेंज जो है सब किसमें आता है, ये हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है आपके नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे हिमालय है, देखिए ये है आपका अरावली, यहाँ पे विंध्य श्रेणी है और सतपूर्णा श्रेणी है, बीच में नर्मदा नदी बहती है। काफ़ी प्रश्न पूछ जाते हैं, इसलिए इसको जो हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे आते हैं तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पश्चिमी घाट पूरा और ये है क्या, पूर्वी घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको हम लोग जान चुके हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, यानी कि सागर माथा का अर्थ क्या है, आकाश या स्वर्ग का भाल। ठीक है, संस्कृत में इसे देवगिरी और तिब्बती में क्या कहते हैं, चुमलुंगमा कहते हैं, यानी कि पर्वतों की रानी। ठीक है, तिब्बती भाषा में चुमलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। और एक बार और दोहरा लेते हैं इसको, नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं, देवगिरी कहते हैं, और तिब्बत में कहते हैं चुमलुंगमा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जब ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा जो है तत्व किसी विशेष स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। जलवायु क्या होता है, मतलब कि कम से कम जो है 30 वर्ष से ऊपर की जो है वहाँ की मौसम की जो औसत है उसको जो है क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको जानना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों की स्थिति, भूमध्य सागर रेखा से दूरी, खनिज संपदा और प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, देखिए जो पर्वतों की स्थिति है वो जो है जलवायु पे प्रभाव डालती है। अगर हमारे देश में उत्तरी छोर पे हिमालय पर्वत नहीं होता, हमारे देश के उत्तरी छोर पे हिमालय पर्वत नहीं होता, जो साइबेरियन हवाएं हैं वो आती और हमारा जलवायु जो है इतना गर्म नहीं होता, थोड़ा सा और ठंडा होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी, तो ये देखिए ये पृथ्वी है और ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री। तो जितना इससे हम दूर जाते हैं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, यानी कि जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। पोल्स पे जो है टेम्परेचर क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और उस पर क्या होता है, सबसे टेम्परेचर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पे सबसे टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, और पोल्स पे क्या होता है, सबसे कम होता है। और ये प्राकृतिक वनस्पति का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब इसे अंदर लगा सकते हैं कि एक पेड़ के नीचे, सिर्फ एक पेड़ की बात करो, जैसे बरगद हो गया, बरगद के पेड़ के नीचे जाइए, आपको जस्ट बरगद के नीचे जाते ही टेम्परेचर की फीलिंग होने लगेगी, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। आप धूप से जैसे पेड़ के नीचे जाएंगे टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। तो जहाँ बहुत ही ज़्यादा जंगल है वहाँ सोचिए। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, खनिज संपदा नहीं डालता है। खनिज संपदा तो जमीन के अंदर है, ये क्या जो है जलवायु पर प्रभाव डालेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया बीटीसी 2017 और डीएलएच 2020 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, किस सन में प्रारंभ किया गया। ठीक है, देखिए अब बोले इसका उत्तर जान लीजिए, 1946, 1942, 1930, 1932, उत्तर जाएगा बी, 1942। ये ऐसा समय था जब महात्मा गांधी जी ने ये सोच लिया कि अब जो है कैसे भी, चाहे वो हिंसा ही क्यों ना करना पड़े, हमको जो है अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, क्योंकि अब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है
अब जो है हम लोग आंदोलन कर करके थक चुके हैं, अभी जो है सीधे हाथ आने वाले नहीं हैं। तो इसी में जो है इन्होंने क्या दिया था, नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, अब जो है कुछ भी करो, इन लोगों को जो है यहाँ से क्या करना है, भगाना है, देश को स्वतंत्र करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था 1942 में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। क्या था इसका लक्ष्य, कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। ये डेट जो है डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, कितने को कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 आपको याद रखना है। ठीक है, यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है, किस अधिवेशन के बाद जो है इसको शुरू किया गया था, तो मुंबई अधिवेशन के बाद जो है इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। देखिए, इस सेशन में जो है 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, और धैर्य से बैठिए। आशा करते हैं कि सब जो है क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, और ये चूंकि पूछे हुए क्वेश्चन हैं लेकिन हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इस फॉर्मेट से जो हम अच्छी तैयारी करेंगे और आने वाले जो है एग्जाम में भी अच्छा हम लोग परफॉर्म करेंगे। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया, BTC 2017 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, वो 9 जनवरी 2015 को 1915 को जो है भारत आए। ठीक है, भारत आए तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा इनको, आप जो है 2 साल कम से कम इस देश को समझिए, इस देश का भ्रमण करिए। 2 साल के बाद जो है इन्होंने पहला आंदोलन किया था 1917 में। कब किया था, 1917 में। ठीक है, दांडी का किया था, खेड़ा का, बारदोली का, चंपारण का। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चंपारण का। ठीक है, चंपारण का इन्होंने आंदोलन किया था। 3 आंदोलन बैक टू बैक किया था। चखे आम याद कर लीजिए, चखे आम, चखे आम यानी कि च से चंपारण, ख से खेड़ा सत्याग्रह, ख से खेड़ा सत्याग्रह, और अ से अहमदाबाद। ठीक है, इसको जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी जो है आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट जो है आपको आर्डर सेट करने के लिए आता है, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। चखे आम याद रखेंगे तो नहीं गड़बड़ होगा, चखे आम। और चखे आम इसलिए, आम का स्वाद होता है मीठा। तीनों इनके आंदोलन क्या हुए थे, सुपर हिट हुए थे, यानी कि तीनों आंदोलन में जो है इनको सफलता बहुत अच्छी तरीके से मिली थी। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को भारत जो है ये वापस आए थे। उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 2 साल भ्रमण किया। उसके बाद जो है पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था, और वही आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1917 में आंदोलन हुआ, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का क्या था, यह पहला सत्याग्रह था। पहला कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी का नाम जानिए, ठीक है, और मुक्तधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी ने बिहार के थे, और मुक्तधारी प्रसाद चौहान ने उनका क्या किया था, भरपूर साथ दिया था। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा, BTC 2017 में पूछा गया है। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या होम रूल लीग। तो उत्तर हो जाएगा डी, की होम रूल लीग से जो है इसका डायरेक्ट संबंध था। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मैडम HP ब्लवात्स्की और कर्नल MS ओलकॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 1882 में अपने मुख्यालय अडयार यानी कि मद्रास में स्थानांतरित कर दिया। थियोसोफिकल सोसाइटी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, मद्रास में स्थानांतरित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। ठीक है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। ठीक है,
देखिए वायुमंडल का भार जो है सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? देखिए ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, जो इसके चारों ओर वायुमंडल है, इसको कई लेयरों में भूवैज्ञानिकों ने बांटा है, ठीक है, यानी कि भूगोल शास्त्रियों ने बांटा है कई लेयरों में, ठीक है, कई लेयरों में बांटा है। उसी लेयर में तो इनका देखिए डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो लेयर नीचे होगा, यानी जो लेयर जो है पृथ्वी से एकदम डायरेक्ट चिपका होगा, ये वाला पोर्शन, उसी पे सबसे अधिक भार होगा सभी जो जितने भी लेयर हैं उसका, ठीक है। तो नीचे वाले लेयर का नाम क्या है आपको यही बताना है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है या ओजोन मंडल है, तो उत्तर हो जाएगा यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पे जो है वायुमंडल का सर्वाधिक भार है। तो देखिए यहाँ पे ये है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, देखिए छोटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका क्षोभ मंडल, यानी कि जो ये पृथ्वी से क्या है अटैच है, ठीक है, पृथ्वी से क्या है ये अटैच है, तो ये क्या है आपका ये क्षोभ मंडल है। इसके बाद क्या है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर है, ये समताप मंडल है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर जो है मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फीयर है। उसके बाद क्या है आयन मंडल है। उसके बाद क्या है आपका एक्सपोस्फीयर है। तो क्षोभ मंडल जो है वो क्या है पृथ्वी से चिपका हुआ है, ये क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से चिपका हुआ है और पूरा का पूरा भार जो है इसी पे है, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा प्रश्न। आपको जो है ये लेयर पूरे याद कर लेने हैं। कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न में ये भी आता है कि जितने भी पृथ्वी के ऊपर मंडल हैं उसको जो है आप जो है चित्र के माध्यम से दर्शाइए, उसके बारे में लिखिए, ठीक है, ये आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। अब देखिए क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है ऊंचाई के साथ घटता जाता है, ठीक है, इसीलिए जो है पहाड़ों पे क्या होती है तापमान क्या होता है कम होता है, ठीक है, तापमान क्या होता है कम होता है। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, उसी को क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ये सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर की बाकी वायुमंडल के भाग को से संकुचित होती है, ठीक है, जितने भी उसके ऊपर लगे हुए हैं वायुमंडल के लेयर उसको क्या हुए हैं दबाए हुए हैं, इसलिए जो है इसकी डेंसिटी और क्या हो गई है बढ़ गई है, संकुचित हो गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है, बीटीसी 2017 में पूछा गया है। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा जो है किस प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि आपका जो है ये भारत है, प्यारा भारत है, प्यारा भारत के जो है उत्तरी राज्य हैं, ठीक है, मान लीजिए प्यारा भारत है आपका उत्तरी क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या होता है कि ये भूमध्य सागर है, यहाँ से जो है भूमध्य सागर से हवाएं ह्यूमिडिटी को एक्सेप्ट करती हैं, आर्द्रता को लेती हैं और यहाँ पे जाके आके ठंडी में बरसात करती हैं पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। तो इसको जो है पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्या कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसके वजह से मुख्य रूप से वर्षा होती है। चूंकि ये आपके ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसमें से जो बेस्ट है उसी को देखना है। तो संवहनीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है हमको पर्वतीय वर्षा ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो है ये हिमालय से क्या होती है, विक्षोभ जो है हिमालय से क्या होती है बट के कुछ भाग जो है इंडिया में चला जाता है और कुछ भाग कहाँ चला जाता है, कुछ भाग जो है चीन की तरफ चला जाता है, तो इसको पर्वतीय वर्षा ही कहेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, पंजाब हरियाणा में होती है। यह मध्य दिसंबर से फरवरी तक के काल में होता है, इनकी दिसंबर से फरवरी के काल में बीच में होता है। इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न परियोजनाओं में से कौन सी जो है पेयजल की परियोजना नहीं है, निम्न परियोजना में से कौन सी जो है पेयजल की परियोजना नहीं है। गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना या आगरा बैराज परियोजना, तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना जो है क्या है ये आपका पेयजल संबंधित नहीं है, जो है किससे संबंधित है, ये जो है सिंचाई से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बीटीसी 2017 में पूछा गया है। और जो है ये अन्य एग्जाम में पूछा जाता है यूपी के एग्जामों में, क्योंकि यूपी संबंधित प्रश्न है। सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या बरेली, ठीक है,
देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कि बरेली जो है किसके लिए फेमस है, दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए ये है उत्तर प्रदेश का मानचित्र। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है आपका लखनऊ। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और बरेली क्या है, बरेली ये है। ठीक है, ये जो है किसके लिए फेमस है, दिया सलाई उद्योग के लिए मशहूर है, फेमस है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, देखिए जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है कौन सी है, इसमें जो है उसको बताना है आपको। बिरहा, धमाल, ठप्पा, डांडिया। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बिरहा जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य में से है। ठीक है, डांडिया तो ये गुजरात की है। डांडिया कहाँ की है, गुजरात की है। ठीक है, अच्छा बिरहा जो है उत्तर प्रदेश में, सब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है ये। ठीक है, केवल पूर्वांचल में, पूर्वांचल वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, पूर्वांचल वाले क्षेत्र में होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक और लोकगीत फेमस है, वो है कजरी। क्या होता है, कजरी। अवध वाले क्षेत्र में जो है काफ़ी फेमस है कजरी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। डांडिया तो गुजरात की है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थाई मतलब कि परमानेंट, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष थे किसके, संविधान सभा के। और यही जो है बाद में चल के क्या बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, देखिए ये दोनों प्रश्न बन के आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये पहले चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके मतलब ये बहुत ही सीनियर थे, इसलिए इनको चुन दिया गया था। इसके बाद जो है चुनाव हुआ, उसके बाद जो है किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था परमानेंट। ठीक है, तो दोनों याद रखना है आपको, अस्थाई और अस्थाई दोनों याद रखना है। अस्थाई पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थाई पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपको टिक मारना है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो भारत का, मतलब भारत के कौन सा राज्य है जिसपे इस भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे कम भाग पर वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सबसे कम भाग पर वन मिलते हैं। गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हरियाणा जो है, हरियाणा पे सबसे कम मात्रा में क्या मिलता है, आपका वन मिलता है उसके भौगोलिक क्षेत्र पर। देखिए ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है अपना उत्तर प्रदेश, और ये है दिल्ली, और यहाँ पे है हरियाणा। यहाँ पे जो है वनों क्या है, वनों का क्षेत्रफल काफ़ी कम है। तो यही जो है आपका प्रश्न था। ठीक है, तो हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझते चल रहे हैं कि कहाँ पे हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है, BTC 2016 में पूछा गया है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाला वन कौन सा है, आर्द्र मानसूनी वन है, उष्णार्द्र सदाबहार वन है, उष्णार्द्र पतझड़ वन है, या दलदली वन है। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि उष्णार्द्र सदाबहार वन जो है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाने वाला वन है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं, क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर की ओर लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। ये देखिए ये प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एशिया में तो अपना इंडिया आता ही है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, या उष्णार्द्र सदाबहार वन जो है सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं। देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत बार आता है, लोग याद नहीं रखते हैं और एग्जाम में धोखा खा जाते हैं। मौसम कैसे बनता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए मौसम कैसे बनता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, 23.5 अंश के ध्रुव के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 65 डिग्री पर अंश पर झुकाव के कारण। ठीक है, तो देखिए मुख्य कारण तो इसका सी है, तो इसका सी ही उत्तर होगा। लेकिन सिर्फ एक कारण नहीं है इसका 2 कारण है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन आपको अपने जो है ए और सी का ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो है सी ही लगाना है।
देखिए पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, इसके कारण भी है। और पृथ्वी जो है ये जो मान लीजिए सूर्य है, सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करती है पृथ्वी, ये चक्कर लगाती है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये चक्कर लगाती है, तो इसका दूरी जो है इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, तो बार बार चेंज होता है दूरी, ठीक है, तो उसके साथ और जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री, मतलब दोनों मुख्य कारण है, जिसके कारण जो है यहाँ पृथ्वी पे मौसम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मौसम बदलने का सबसे बड़ा कारण जो है धरती पर अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। इसके अलावा अलग अलग समय पर धरती का सूर्य से अलग अलग दूरी होती है, इसकी भी मौसम परिवर्तन में भूमिका होती है, लेकिन मुख्य कारण जो है इसका झुकाव ही है। मुख्य कारण क्या है, 23.5 डिग्री का झुकाव है। देखिए बहुत सारे बीटीसी में, मतलब किसी का नाम मैं नहीं दूंगा, गाइडों में बहुत गलत दिया हुआ है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत गलत दिया हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रश्नों को, सबका सब नहीं, 100% गलत नहीं है भाई, लेकिन 5% 10% गलत दिया हुआ है, तो भाई वहाँ आपको बचना है और जो है थोड़ा सा अच्छे से मतलब तैयारी करनी है। आर्कटिक बिलो है, आर्कटिक बिलो क्या है आपको बताना है, ठीक है, आर्कटिक बिलो क्या है, बीटीसी 2016 में पूछा गया है। पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है या झाड़ी का नाम है। तो आर्कटिक बिलो जो है यानी कि एक तरह से झाड़ी का नाम है, ठीक है, क्या है, ये झाड़ी का नाम है। तो देख सकते हैं आर्कटिक क्षेत्रों में पाया था, ये आर्कटिक बिलो है, ये झाड़ी है, ये है आर्कटिक बिलो, आपके मतलब कि देख सकते हैं इसको, ठीक है। वहाँ के जीव जंतु हैं इसी को खा के जो है जीवित रहते हैं। आर्कटिक बिलो टुंड्रा और चट्टानी दलदली भूमि में उगता है। कहाँ पे उगता है, टुंड्रा एवं चट्टानी दलदली भूमि में उगता है, और यह दुनिया का सबसे उत्तरी लकड़ी का पौधा है, जो ग्रीनलैंड के उत्तरी तट पर भूमि के उत्तरी सीमा तक वृक्ष रेखा से बहुत ऊपर होता है। इसकी वितरण परिध्रुवीय है, यानी कि ये ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। नाम से स्पष्ट है ग्रीनलैंड कहाँ है, ग्रीनलैंड जो है एकदम ध्रुव के पास है, आप लोग मानचित्र में देखे होंगे। सीसी का नाम बताइए, सीसी क्या है, सीसी क्या है, एक प्रकार का मच्छर है, एक प्रकार की मछली है, एक प्रकार की मक्खी है, एक प्रकार का कुत्ता है। तो एक प्रकार की क्या है, ये मक्खी है, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सीसी मच्छी को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे TSE और TSE, टी साइलेंट होता है, सीसी फ्लाई इसको बोलते हैं, सीसी फ्लाई, ठीक है, यानी कि सीसी मक्खी यही है। ये कहाँ पाई जाती है, इससे क्या होता है, इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है किसी न किसी रूप में। सीसी मक्खी अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रकार की मक्खी है। कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है। यह कीट प्रायः सहारा कालाहारी मरुस्थल के बीच मध्य अफ्रीका में निवास करता है, ठीक है। यह कीट जो है कालाहारी, सहारा और कालाहारी मरुस्थल की मध्य में जो है निवास करता है। यह मक्खी एक परजीवी है, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड रहता है। मनुष्य और जानवरों का रक्त पीकर जिंदा रहती है, यानी कि सीधे रक्त पीकर जिंदा रहती है। सीसी मक्खी जो है का कारण जो है निद्रा रोग, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है सीसी मक्खी के कारण, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। आपने अगर कंपटीशन की तैयारी किया होगा तो हजारों बार प्रश्न पूछा गया है कि मलेरिया की दवा जो है कुनैन जो है किस पौधे से बनाई जाती है। मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्षों से की छाल से, सिनकोना के वृक्ष की छाल से। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सिनकोना वृक्ष की छाल से, ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है कुनैन दवा बनाई जाती है, जो किसमें कारगर है, मलेरिया के निवारण में कारगर है, तो ठीक है। तो ये सिनकोना वृक्ष आप देख सकते हैं चित्र में, यह सिनकोना वृक्ष, ठीक है। ये कौन सा वृक्ष है, सिनकोना है, ठीक है। और इसके पेड़ से जो है यहाँ से छाल निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, छाल, ठीक है। और कुनैन नाम की दवा बनती है जो मलेरिया का निवारण करती है। सिनकोना एक सदाबहार पादप है, ठीक है, जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है। किस कुल की वनस्पति है, रूबिएसी कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया जो को की दवा है, ठीक है। इनकी छाल से क्या ठीक की जाती है, मलेरिया को ठीक किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये बीटीसी 2016 में पूछा गया है।
प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता की पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण और हस्तक्षेप, शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व और समानता और पारस्परिक कार्य। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये मुख्य है, बाकी सब भी हैं। ठीक है, देखिए जो पंचशील सिद्धांत थे वो क्या क्या थे, इसको थोड़ा जान लीजिए। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, यानी कि किसी पे आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, यानी कि एक दूसरे के जो भी आंतरिक मामले उसमें हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, समानता और पारस्परिक लाभ भी हो, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व पंचशील संधि के 5 सिद्धांत हैं। शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व जो है ये क्या है, पंचशील के सिद्धांत हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, कि पंचशील सिद्धांत जो है किस महान व्यक्तित्व ने दिया था। पंचशील का सिद्धांत जो है किस महान व्यक्तित्व ने दिया था, इसको आपको बताना है। आशा है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए हम लोग जो है यूट्यूब पे या जो भी है एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षक यही होता है। ठीक है, तो आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो जो है दुनिया ये जो है सोशल मीडिया बहुत ही गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।